आर्थराइटिस के कई पेशेंट्स अक्सर मेरे वीडियोस के नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये वीडियो Q&A सेक्शन का हिस्सा है और इसमें पेशेंट्स ने पूछे हैं कुछ सवाल जिनका मैं जवाब दूंगा। जैसे सर, HCQS का मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई साइड इफेक्ट है क्या? मैंने 2 महीने लेने के बाद फील किया कि विजन कुछ ब्लर हो रहा है। दूसरा सवाल करते हैं, क्या जौ के दलिया से इन्फ्लामेशन कम होता है कि नहीं? इसके बाद में तीसरे व्यूअर ने पूछा है, माय NT-CCP इज 13.40 और HLA-B27 टेस्ट नेगेटिव है, क्या मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? चौथा सवाल पूछा है कि कार्टिलेज रीबिल्ट या रिपेयर कर पाना क्या पॉसिबल है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं हम आर्थराइटिस और डायबिटीज रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते हैं और ये स्पेसिफिक वीडियो बेसिकली Q&A सेक्शन आर्थराइटिस का एक हिस्सा है और हमारा ये विजन है कि हमारे देश के लोगों को हम हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर के जाएं और साथ में हमारा ये मिशन है कि हम लोगों की बीमारियों के अंदर डाइटरी प्रोटोकॉल के माध्यम से उनको रेमिजन और रिवर्सल के रास्ते के ऊपर लेकर के जाएं। तो इस संदर्भ में पहला सवाल पूछा है कि सर, HCQS का कोई साइड इफेक्ट है क्या? मैंने 2 महीना लेने के बाद फील किया कि विजन कुछ ब्लर हो रहा है। देखिए, HCQS बेसिकली जो दवाई है वो है मलेरिया की, पर इसको कई और बीमारियों के अंदर काफी इफेक्टिव पाया गया और DMARDS के रूप में डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग के रूप में इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो इम्यूनिटी के कारण होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या दूसरे प्रकार की आर्थराइटिस जैसे लुपस या फिर सोरियोटिक आर्थराइटिस। तो इनमें इसका इस्तेमाल होता है और इवन आपने कोविड के दौरान भी इसके इस्तेमाल के बारे में सुना होगा, जो दर्द और सूजन को घटाने के अंदर काम आता है। अब इस दवाई को लेने के कुछ साइड इफेक्ट हैं, ये बात सही है। इसको लेने के कुछ समय के अंदर आपको आईज के अंदर टॉक्सिसिटी आ सकती है, पर यह हर मरीज के साथ हो ऐसा नहीं है। कई मरीज सालों साल, 2 साल, 5 साल तक लेते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, पर अक्सर उन्हें कहा जाता है कि हर साल में एक बार अपना आई चेकअप जरूर कराएं, अन्यथा कुछ लोगों के अंदर आईज के ऊपर इसका साइड इफेक्ट आता है, जिसके अंदर रेडनेस ऑफ द आई मतलब आंखों के अंदर लालाई कई बार देखी जाती है, या फिर इसका विजन पर इंपैक्ट पड़ता है, ब्लरी विजन हो सकता है, या फोकस करने के अंदर प्रॉब्लम आती है, रात के अंदर देखने के अंदर तकलीफ आती है, इसका रेटाइनल टॉक्सिसिटी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर साल में इन मरीजों को एक बार अपना आई चेकअप कराना चाहिए, पर यह हर केस के अंदर जरूरी नहीं है कि यह दवाई टॉक्सिसिटी करे। इसके अपार्ट जो इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है उनमें दूसरे डीमार्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सल्फासेलाजीन या फिर HCQS के साथ में मिथोट्रेक्सेट या लेफ्लुनामाइड। तो इनके भी अपने अपने साइड इफेक्ट हैं। कोई आपके बोन के ऊपर इफेक्ट करती हैं, हीमोग्लोबिन बनना कम हो सकता है, या फिर कुछ दवाइयों से लिवर के ऊपर, कुछ दवाइयों से किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो अक्सर जब ये दवाइयां डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ में आपको बोला जाता है 3 से 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करें। तो अगर कोई साइड इफेक्ट किसी दवाई का किसी पेशेंट को आ रहा है तो उस दवाई को रोक करके बदला जा सके और आपको आने वाले साइड इफेक्ट से बचाया जा सके। तो उसी सिलसिले में HCQS लेने वाले मरीजों को कहा जाता है कि साल में एक बार अपना आई चेकअप जरूर कराएं और डरे नहीं। इन दवाइयों को डॉक्टर की सलाह पर सुपरविजन में लें और सेल्फ मेडिकेशन से जरूर बचें। दूसरा सवाल पूछा है, क्या जौ का दलिया इन्फ्लामेशन करता है कि नहीं? देखिए, जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट में रिकमेंड करता हूं
उसके अंदर सभी प्रकार के ग्रेन्स को शुरू में इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट के अंतर्गत 3 महीने के लिए एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब जौ का दलिया कायदे से इन्फ्लामेशन नहीं करना चाहिए, पर कई लोगों को किसी भी प्रकार का अगर ग्रेन देते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर तो उसके कारण इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। कुछ लोगों को डिफरेंट चीज का एलर्जी होता है, तो उन केसेस में अगर जौ का इस्तेमाल या किसी दूसरे ग्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। ऐसे में शुरू के 3 महीने इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट में किसी भी प्रकार के ग्रेन्स को प्रोहिबिटेड रखा जाता है जिसमें जौ भी है। 3 महीने के बाद में फिर फर्स्ट लिस्ट के अंदर इसकी री एंट्री कराई जाती है और ये देखा जाता है कि इसके इस्तेमाल से उस पर्टिकुलर पेशेंट को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में इसे कंटिन्यू किया जा सकता है क्योंकि जौ और गेहूं इनमें ग्लूटिन पाया जाता है, तो इसके कारण जिन लोगों को ग्लूटिन का इंटॉलरेंस है उन लोगों को डेफिनेटली ये अवॉइड करना पड़ेगा और वो हार्डली 4 या 5% लोगों को होता है। फिर ये भी पाया गया है कि जो कई लोगों के अंदर ग्लूटिन के कारण इन्फ्लामेशन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस केसेस के अंदर अक्सर मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो ग्लूटिन फ्री फूड लें। हालांकि हर केस में ग्लूटिन फ्री फूड लेना जरूरी नहीं है, पर एज ए प्रिकॉशन ये किया जाता है और खास तौर से गेहूं और जौ के केस में ग्लूटिन के कारण ऐसा कहा जाता है कि आप इसको अपने डाइट से एलिमिनेटेड रखें। और जो मैं डाइटरी प्रोटोकॉल देता हूं उसमें खास तौर से 3 महीने के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रखा जाता है किसी भी प्रकार के ग्रेन्स या ग्लूटिन वाले प्रोडक्ट्स को। पर जिन लोगों को इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है वो इनको काफी संभाल करके इस्तेमाल करें या इसके इस्तेमाल से बचें। तीसरा सवाल किया है, My NTCCP is 13.40 and my HLA-B27 test is negative. Is it rheumatoid arthritis? देखिए, HLA-B27 का जो जांच है वो कराया जाता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। अब जहां तक सवाल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, उसके लिए 2 टेस्ट या 3 टेस्ट खास तौर से होते हैं, जिसके अंदर RA NTCCP 2 मेन है, साथ में ANA भी कराया जाता है। उन केसेस के अंदर भी पॉलीआर्थराइटिस की संभावना है। साथ में ESR और CRP चेक किया जाता है। तो अगर NTCCP किसी का 13.40 है तो साथ में देखिए आपके टेस्ट में ब्रैकेट के अंदर उसकी रेंज लिखी होगी। अगर ये रेंज के अंदर आता है तो डेफिनेटली आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और अगर रेंज से नीचे है तो टेस्ट तो नेगेटिव है, पर कई केसेस में RA NTCCP नेगेटिव होने के बाद भी सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि हर समय आपका RA NTCCP पॉजिटिव ही आएगा। पॉसिबल है जीवन में किसी समय आपका RA NTCCP पॉजिटिव हो, आगे जाकर के वो नेगेटिव भी हो जाए, जो अक्सर हमारे डाइटरी प्रोटोकॉल के दौरान होता है। जब पेशेंट स्ट्रिक्ट डाइटरी प्रोटोकॉल हमारा फॉलो करते हैं तो ये देखा जाता है कि RA NTCCP अक्सर उनके नेगेटिव आने लगते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी ने आपके शरीर को छोड़ दिया है। आपकी बीमारी रेमिजन में हो सकती है और ऐसे में ये टेस्ट जो है नेगेटिव आ सकते हैं, पर ऐसी स्थिति में भी आपको पूरी प्रिकॉशन, मिनिमल मेडिसिन और डॉक्टरी सलाह के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपके जोड़ों के डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है। जैसा आपने कई बार हाईवे पे लिखा देखा होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो यही चीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में या फिर किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस के केसेस में एकदम सटीक है। आपको सावधानी लाइफ टाइम रखना होगा, अन्यथा जोड़ रिप्लेसमेंट होने से आपको कोई बचा नहीं सकता। अब जहां तक सवाल है 13.4 पर आपके टेस्ट के पॉजिटिव नेगेटिव का, तो यूजुअली 14, 16, 20 या 30 के बाद में ये पॉजिटिव काउंट किया जाता है। इस रेंज में टेस्ट को नेगेटिव में रखा जाता है, पर इसके साथ में कुछ एक जगह पे
10 से इसकी रेंज पॉजिटिव की शुरू हो जाती है। तो आपको जिस लेबोरेटरी से आपने टेस्ट किया है उनके डेटा के अंदर ब्रैकेट में जो रीडिंग है उसे देख करके फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिसीजन लेना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके क्लिनिकल पिक्चर पर काफी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर आपका क्लिनिकल पिक्चर रूमेटॉइड के हिसाब से परफेक्ट है तो सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए एंटी-सीसीपी नेगेटिव होने के बाद भी कंसीडर किया जाता है और ऐसे केसेस में मरीज को दवाइयों के और प्रोटोकॉल के एक्सेलेंट रिजल्ट आते हैं, जिससे ये चीज रिकन्फर्म भी होती है। तो बजाय इसके कि आप किसी थंब रूल से आगे बढ़ें, बेटर है आप डॉक्टर से सलाह लें और इसकी कंफर्मेशन करें कि आपको रूमेटॉइड है या नहीं, क्योंकि ये बंच ऑफ थिंग में क्या आएगा, आपका क्लिनिकल पिक्चर, आपके ब्लड टेस्ट, इनके साथ में इस चीज का डायग्नोसिस होगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अन्यथा आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे साथ में कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके ब्लड टेस्ट के साथ में क्लिनिकल कोरिलेशन करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अगला सवाल किया है कि क्या कार्टिलेज को रीबिल्ड या रिपेयर करना पॉसिबल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कार्टिलेज होती क्या है। तो इसके लिए मैं ये आपको मॉडल दिखा रहा हूं जो नी जॉइंट का है। लंबी हड्डियों के सिरे पर जॉइंट के अंदर एक चिकना सा ये स्ट्रक्चर होता है एंड पर, जिसे कार्टिलेज कहते हैं और ये जोड़ का एक हिस्सा है। ये जो नीले कलर का आपको दिख रहा है ये मेनिस्कस है, ये भी नी पैड का एक हिस्सा है। परंतु कार्टिलेज एग्जैक्टली ऊपर की हड्डी जो फीमर है, जांग की हड्डी, उसकी ये सरफेस दिखाई दे रही है जो शाइनी है। उसी प्रकार से जो टांग की हड्डी है उसकी ये जो अपर शाइनी सरफेस है ये कार्टिलेज है। अब इस कार्टिलेज के अंदर खून की सप्लाई नहीं होती, इसलिए इस कार्टिलेज को जो नरिशमेंट मिलता है वो साइनोवियल फ्लूइड से मिलता है, जो इस जॉइंट के चारों तरफ कैप्सूल के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसमें अक्सर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके जोड़ के अंदर फ्लूइड पहले जैसा नहीं बन रहा या जोड़ों का ग्रीस खराब हो गया है। तो वो जो ग्रीस है ना, वहां से डिफ्यूजन के माध्यम से कार्टिलेज को नरिशमेंट मिलता है। और जो कार्टिलेज के सेल हैं वो बहुत स्लो मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि उनमें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई कहां होती है, इस हड्डी के अंदर। हड्डी के अंदर ये हड्डी की जो इनर लाइनिंग है वहां तक ब्लड सप्लाई होती है। तो या तो अंदर की लाइनिंग से हड्डी की या फिर साइनोवियल फ्लूइड से डिफ्यूजन के माध्यम से कार्टिलेज को नरिशमेंट मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। और जितने भी प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, डाइसेरिन, एमएसएम या दूसरे और सप्लीमेंट्स, ये सभी ब्लड रूट के थ्रू हमारे कार्टिलेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसके कारण चूंकि उसके अंदर कार्टिलेज में ब्लड का सप्लाई है नहीं, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते और उनकी एफिकेसी देखने में नहीं आती। पर हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन सी। उस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया। तो जब ये हमारे पेट से दवाई एब्जॉर्ब होती है तो ये लिम्फेटिक रूट पकड़ती है और लिम्फेटिक रूट से जाने के कारण ये साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जॉइंट में जाकर के कॉन्सेंट्रेशन बनाती है और डिफ्यूजन के माध्यम से कार्टिलेज पर एक्ट करती है, जिससे कार्टिलेज सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। और साइंटिस्ट का क्लेम है कि ये आपके कार्टिलेज को रिपेयर और रीबिल्ड करता है। और जैसा लंबे इस्तेमाल के बाद आप सामने एक्सरे के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार मरीज ने एक लंबे समय उसको यूज किया और उसके जोड़ के अंदर गैप इंप्रूव हुआ, ये सामने देखा जा सकता है। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें लॉन्ग रन में यूज करने के दौरान ये देखा गया कि जॉइंट फ्रेश या फिर ऑनटोस जैसे प्रोडक्ट से मरीज को काफी लाभ हुआ, उसके कार्टिलेज के अंदर रिपेयर और रीबिल्ड करने के अंदर मदद हुई। और इसी साइनोवियल फ्लूइड में कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण
इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को यूएस के अंदर पेटेंट भी मिला। तो अक्सर मैं मेरे आर्थराइटिस के मरीजों को सलाह देता हूं कि वो जॉइंट फ्रेश या ऑनटोस का मदद लें अपनी कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए और अपने जॉइंट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, और साथ में 4 स्टेप का सेवन करें जिससे जोड़ की सूजन, दर्द को घटाया जा सके। और कैल्शियम, विटामिन डी उन्हें अपने हड्डियों की मजबूती के लिए लेना चाहिए, और विटामिन डी जोड़ों के अंदर फंक्शन अच्छे से हो उसके लिए भी लेना चाहिए। तो यदि आप भी आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर किसी प्रकार की इंफ्लेमेटरी, रूमेटॉइड या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी या मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।